नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी खबर में, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान आने लगे हैं और पहले एक घंटे के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है जबरदस्त बढ़त। और आपको बता दें कि 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश में शुरुआती कुछ घंटों में ही भाजपा ने 211 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। जहां जीत के लिए सिर्फ 202 सीटें चाहिए थी, लेकिन 211 सीटों पर भाजपा आगे है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो महज 78 सीट पर ही समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सपा कांग्रेस 4-4 और अन्य 3। तो दोस्तों, शुरुआती स्थिति ऐसी है जब 403 सीटों में से 300 के शुरुआती रुझान आ चुके हैं। उन 300 में से 211 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आते नजर आ रही हैं। और जैसे जैसे शाम होता जाएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के दावे नतीजे में ना बदल जाएं, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की जीत की दावा कर रहे थे। कुछ एग्जिट पोल 300 प्लस की भी बात कर रहे थे। और यहां पर 403 में से 300 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 211 सीटें मिल चुकी हैं। और दोस्तों, अगर यही ट्रेंड रहा तो यह संभव है कि 325 से भी ज्यादा सीटें भाजपा लेकर आ जाए उत्तर प्रदेश में और अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। और हर हालत में अब अगले मुख्यमंत्री की तरफ उत्तर प्रदेश को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आ रहे हैं योगी ही। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रात तक भी जब नतीजे एकदम दुरुस्त हो जाएंगे तब भी आएंगे तो योगी ही? वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए, कमेंट में हमें जरूर बताइए। ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव की पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसी के साथ बात की जाए अगर उत्तराखंड की भी, तो उत्तराखंड में भी भाजपा की बहुमत आ चुकी है 70 में से। जहां से 36 सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, वहां भाजपा 40 पर आगे चल रही है। गोवा में भी भाजपा आगे चल रही है 21 सीटों पर। 21 सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए और 21 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। तो दोस्तों, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगह पर बन रही है भाजपा की सरकार। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए है और प्रचंड बहुमत से मणिपुर में भी बन रही है सरकार। बात की जाए यहां पर पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी बाजी मारते नजर आ रही है। अभी तक 84 सीटों पर आगे है आम आदमी पार्टी 117 विधानसभा वाले पंजाब में। तो दोस्तों, ये था पांचों राज्यों के चुनाव का हाल। उत्तर प्रदेश में हमारी पल पल की नजर है और जैसा ही कोई बड़ी अपडेट हम तक पहुंचती है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। में नतीजों से पहले भाजपा पहुंची चुनाव आयोग, अखिलेश यादव की उकसाने वाली भाषा पर उठाए सवाल, कहा हार के डर से बौखला गए हैं अखिलेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की। साथ ही मतगणना में व्यवधान डालने और हिंसा की कोशिश कर रहे अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने की मांग की। प्रधान ने कहा कि हार के डर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बौखला गए हैं और वो लोगों को उकसाने और अधिकारियों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जी किशन रेड्डी भी शामिल थे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अखिलेश ने हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर अविश्वास प्रकट किया है और उसे ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया है। प्रजातंत्र में ये मानसिकता बहुत खतरनाक है और इसी प्रक्रिया में कई दल चुनाव जीते हैं। प्रजातंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है। एग्जिट पोल किसी पार्टी की व्यवस्था नहीं है। कभी कभी एग्जिट पोल सही दिखाता है और कभी कभी गलत भी दिखाता है। उनकी जो भाषा है वो बहुत खतरनाक है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के अगले दिन पीएम मोदी गुजरात में करेंगे विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज कर देंगे। शुक्रवार को अहमदाबाद से गांधीनगर तक मोदी रोड शो करेंगे और इस रोड शो में 4 लाख से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं व मोदी समर्थक शिरकत करेंगे। गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च को गुजरात के प्रवास पर होंगे। आपको बता दें कि सुबह करीब 10:30 बजे मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से यूपी चुनाव से आ रही है। मतगणना के दिन उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी शराब, प्रदेश भर में बंद रहेंगे ठेके। जी हां दोस्तों, 8 जनवरी से शुरू हुई विधानसभा चुनाव प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव गुरुवार को खत्म और 10 मार्च को चुनाव के आ रहे हैं नतीजे और पूरे प्रदेश भर में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। राज्य के आबकारी विभाग के मुताबिक यूपी में शराब के ठेके बंद रहेंगे। आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 10 मार्च को मतगणना के मद्देनजर राज्य में
पूरे दिन शराब की बिक्री और संचालन प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ BD राम तिवारी ने बताया कि 10 मार्च मतगणना के संबंध में सभी मतगणना केंद्रों में जो स्ट्रांग रूम है वहां 3 लेयर CAPF सिक्योरिटी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम में नगर निकाय चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत, सिर्फ एक बोर्ड जीत पाई कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने भी मारी एंट्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में हुई नगर पालिका बोर्ड चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। जहां भगवा पार्टी ने 80 नगर पालिका बोर्ड में से 75 में जीत हासिल की, तो वहीं उसके गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद ने 2 बोर्ड जीते। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 नगर पालिका बोर्ड पर कब्जा किया और विपक्षी कांग्रेस सिर्फ 1 बोर्ड जीतने में सफल रही। 80 नगर पालिका बोर्डों के लिए मतदान 6 मार्च को हुआ था और इनमें से 57 वार्डों में निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए थे और जबकि राज्य भर के 920 वार्डों में मतदान हुआ था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में EVM को लेकर सियासत के बीच चुनाव आयोग ने मतगणना की निगरानी के लिए किए तगड़े बंदोबस्त। जी हाँ दोस्तों, यूपी में EVM से छेड़छाड़ की अफवाहों और आरोपों को लेकर जारी सियासत के बीच निर्वाचन आयोग ने मतों की गिनती के लिए सुरक्षा और निगरानी के तगड़े बंदोबस्त किए हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि EVM से जुड़ी कुछ अफवाहें फैलाई गई हैं जो गलत हैं। शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी यूपी को ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि EVM को 24 घंटे CCTV की निगरानी में रखा गया है। साथ ही इसकी निगरानी के लिए 3 लेयर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। यही नहीं, हर EVM का क्रमांक भी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया है। साथ ही 130 पुलिस पर्यवेक्षकों और 10 विशेष पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मेरठ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार को बनारस में प्रतिनियुक्त किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का अमेरिका ने माना लोहा, बोला पाकिस्तान को ज्यादा जोरदार तरीके से जवाब दे सकता है भारत। जी हाँ दोस्तों, रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के बीच US इंटेलिजेंस ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि पहले की तुलना में मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के कथित उकसावों का अधिक सैन्य बल के साथ जवाब दे सकता है। इसके अलावा US इंटेलिजेंस ने यह अपनी रिपोर्ट में कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत है। नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक कार्यालय की ओर से जारी US इंटेलिजेंस कम्युनिटी के वार्षिक जोखिम आकलन में यह भी कहा गया है कि विवादित सीमा पर भारत और चीन के द्वारा सैनिकों की तैनाती बढ़ाए जाने से दोनों परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव हो सकता है, जिससे अमेरिकी हितों को नुकसान होने की आशंका है। ऐसे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संकट विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच किसी भी तरह का टकराव खतरनाक होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का भारत विरोधी चरमपंथी समूहों को समर्थन देने का एक लंबा इतिहास रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत ने क्या सीखा, इसको लेकर सेना प्रमुख नरवणे ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बताया कि इस संकट से भारत ने क्या सीखा। उन्होंने कहा कि हमें देशी हथियार प्रणालियों के साथ भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा और उस दिशा में कदम उठाने होंगे। यूक्रेन रूस संकट से भारत के लिए सबक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें स्वदेशी हथियारों के साथ भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हमें डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और तत्काल कदम उठाने होंगे। भविष्य के युद्ध हमने अपने ही हथियार प्रणालियों से लड़ना है। दोस्तों आपको बता दें कि जनरल नरवणे ने कहा कि यूक्रेन रूस संकट दिखाता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है और भारत को उनके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि युद्ध साइबर जगत में या किसी कमरे में लड़ा जा रहा है। इस युद्ध ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आगे परंपरागत युद्ध हो सकता है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के कारण भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है, क्योंकि भारत रूस से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है और साथ ही मॉस्को से ही पुर्जे और उपकरण भी लेता है। ऐसी स्थिति में भारत की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत सरकार ने बांग्लादेश के 9 नागरिकों को भी किया रेस्क्यू। PM शेख हसीना बोली, थैंक यू मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों
नागरिकों को रेस्क्यू कराने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक हजारों भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। खास बात है कि भारत सरकार ने अपने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा अन्य कई देशों के नागरिकों को भी रेस्क्यू किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत हाल ही में बांग्लादेश के 9 नागरिकों को यूक्रेन से रेस्क्यू किया गया। बांग्लादेश के नागरिकों को रेस्क्यू किए जाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, पाकिस्तान ने देश में भेजे 12 आतंकी, मचा सकते हैं तबाही। जी हाँ दोस्तों, खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा किया है। खुफिया अलर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान समर्थित 12 आतंकियों ने कैरन सेक्टर के रास्ते भारत में घुसपैठ की है। ये जम्मू कश्मीर के सोपोर और बांदीपुर इलाके में छिपे हो सकते हैं। इनके पास सैटेलाइट फ़ोन और हैंड ग्रेनेड भी हैं। पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ रोकने और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को कुचलने के लिए जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने पिछले 20 सालों में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश करते हुए खुफिया एजेंसी ने अलर्ट जारी करके कहा है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 12 आतंकवादी कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और देश की सीमा में मौजूद ये सभी 12 आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के हैं। यह आतंकवादी जुमागुंड के जंगलों यानी कैरन सेक्टर के रास्ते 2 अलग अलग समूहों में 13 और 14 फरवरी को भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। खुफिया एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया है कि पुलवामा का रहने वाला आतंकी कैसर अहमद डार और विदेशी आतंकी अबू साद पहले पुलवामा में छुपे हुए थे और 21 फरवरी को दोनों सोपोर इलाके में पहुंचे हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।